Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers Adda of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you accountancy of class plus 2. If you didn't subscribe yet, so please subscribe our channel so that you will get the more educational videos. Okay? So guys, in our previous lectures, we have completed the chapter of class plus 2 of partnership 2 part, that is of valuation of goodwill, right? So today's lecture we are going to start a new chapter and the most important chapter of class plus 2, that is accounting ratios. This type of questions in class plus 2 we will get that near about 10 marks at every attempt. We will always find that this question appears in a question paper. Okay, so today is an introduction class of ratio, accounting ratios, or we can say ratio analysis. Okay, so what is ratio means? Ratio in the normal sense, the layman language, we can say ratio is a simple arithmetic relationship of a number to another. Means रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है arithmetical relationship of a number of two numbers, right? It is just a comparison of the two similar quantities. रेशियो होती है कंपैरिजन. जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम रेशियो की बात करें, हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं. जैसे एक वाटर और सम ऑफ एसिड, वी कैन से दैट कि हमारी उसमें रेशियो क्या होनी चाहिए. 2/1, 1/2 is it shows the comparison of the two substance or two figures, right? It is expressed as A ratio B, or we can say A over B. Okay, A is to B, A over B, A ratio B. In the layman's language, the meaning of ratio is this. Okay, so but in our syllabus the concept is accounting ratio or ratio analysis. So what does it mean that accounting ratios? Students, accounting ratios क्या होती है कि हमारे अकाउंट्स में जो फिगर्स होती हैं, जब हम उसके बिहाफ पे एक फिगर को दूसरी फिगर के साथ कंपेयर करते हैं, मीन टू से कंपेरेबल फिगर्स को अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो होती है हमारी अकाउंटिंग रेशियोज, और वी कैन से दैट रेशियो एनालिसिस. फॉर एग्जांपल द फिगर्स व्हिच आर हैविंग द रिलेशनशिप विद ईच अदर, जस्ट लाइक सेल्स एंड प्रॉफिट, राइट? और वी कैन से दैट एसेट्स, ओके, बैलेंस शीट आइटम. सो जब हम बैलेंस शीट की फिगर्स की बात करते हैं और कभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, तो जब हम उन आइटम्स को लेकर हमारा बेसिस, जब हम उन आइटम्स के बेसिस पे अपना रेशियो एनालाइज करते हैं, जस्ट टू कंपेयर, जस्ट टू गेट आवर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन डाटा. ओके, सो दैट वी कैन गेट द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फिगर्स. ओके, सो हमारी रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है और अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक of analysis and interpretation of financial statements. In simple language, ratio analysis कुछ भी नहीं होता. जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं, मीन टू से हमें एक रॉ डाटा दिया हुआ है, हमें बैलेंस शीट दी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? हमें मतलब है सिर्फ उसके ग्रॉस प्रॉफिट से, उसके सेल से, उसकी टर्नओवर से. तो हम उन फिगर्स को लेकर उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करी और कितना हमें प्रॉफिट आया, हमें सिर्फ उससे मतलब है. तो हम अपना मुताबिक रेलेवेंट डाटा उठा के अपनी रेशियो एनालाइज करते हैं. ओके, सो राइट डाउन. I hope you have written down this all the definition of the accounting ratios, right? So now we'll come to the
What are the objectives of the accounting ratios? Simplifies financial statement. अकाउंटिंग रेशियोज का सबसे बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होती है इसको सिंप्लीफाई करता है, जस्ट बिकॉज हमें रॉ फिगर्स जिनसे नहीं मतलब उसको साइड पे रखता है और जिन फिगर से हमें मतलब है उसको हमें लेकर हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज हेल्प्स इन forecasting रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज हमें हेल्प करती हैं हमारे बिजनेस को फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसा होगा, राइट, हमें क्या करना चाहिए, करंटली हमारा स्टेटस क्या है, हमें क्या अचीव करना है, तो हमें फोरकास्ट करने में मदद करती है, राइट। हेल्प्स इन इंटर फर्म कंपैरिजन। थर्ड foremost objective is it helps in inter-firm comparison. Mean to say, what is inter-firm? Inter-firm means one industry with another industry. So if we want to grow in the competitive market, we have to look forward towards the same business rivals of our, right, in the market. So हमें दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर अपने जो राइवल कंपनी है उनका देखकर हमें पता लग जाता है कि हमारा और उसमें क्या फर्क है और वो किस लेवल पे है, हमारे से हमसे नीचे है कि हमसे उसकी ग्रोथ ऊपर है या फ्यूचर में उसका वो हमसे आगे है कि पीछे है। सो हमें ये पता लग जाएगा कि इंटरफर्म उनका हमारे और दूसरी इंडस्ट्री का क्या कंपैरिजन है। इंटरफर्म मींस फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, राइट। सो ऐसे ही कर कर एक और ऑब्जेक्टिव बनता है जिसमें कहते हैं हेल्प्स इन इंट्रा फर्म कंपैरिजन, राइट। अब इंटर फर्म और इंट्रा फर्म में आई होप आप बिल्कुल क्लियर हो। इंटर फर्म होती है जब एक इंडस्ट्री या एक बिजनेस दूसरे दूसरे बिजनेस से दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करता है तो उसको कहते हैं हम इंटर फर्म। जब एक इंडस्ट्री विद इन द डिविजन्स ऑफ द अपनी डिविजन्स के साथ अपना कंपेयर करता है, मीन टू से जब हम एक सेल्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाता है, सो इंटर डिपार्टमेंटल जब कंपैरिजन होता है तो हम उसको कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, राइट, विद इन द बिजनेस। इंट्रा फर्म मींस विद इन द बिजनेस, विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द कंपनी जब हम कंपैरिजन करते हैं। सो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज, व्हाट वुड बी द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव? हेल्प्स द इन्वेस्टर to invest
और ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, हम पब्लिक को लेकर हमारी तरफ से क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसको सबसे जरूरत है अकाउंटिंग रेशियोज की। जिसने पैसा लगाना है ना किसी कंपनी में, उसको बैलेंस शीट, फिगर्स, P&L, लेमैन को इतनी नॉलेज नहीं होती कि कैसे बुक्स बनाई है, कैसा नहीं बनाया, क्या है क्या नहीं है। सो उसको सिर्फ मतलब है ग्रोथ से, सेल से, प्रॉफिट से, डिविडेंड से, डेट से, स्टॉक से, उसको ये मतलब है। सो वो डाटा निकाल के कंपेयर करता है, डेट कितना है कंपनी का, कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी ग्रोइंग है कि कंपनी स्टेबल्ड है। सो वो ये सारा कुछ देख के वो अपना इन्वेस्ट करेगा मनी। सो ये अकाउंटिंग रेशियोज उसको हेल्प करेगी टू इन्वेस्ट हिज मनी डिलिजेंटली और टू इन्वेस्ट हिज मनी स्मार्टली टू एनी कंपनी। सो किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले उसकी डाटा देखेगा और अकाउंटिंग रेशियोज को हमेशा वो फॉलो करेगा। और ऐसे ही एक अपना बैंक्स जो होते हैं आजकल, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो लोन भी अगर प्रोवाइड करते हैं ना किसी कंपनी को, तो वो भी अकाउंटिंग रेशियोज को रेफर करते हैं। ठीक है जी। अब बैंक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या करेंगे, उसका पुराना डेट देखेंगे कि कितना डेट है और क्या वो ड्यू पेमेंट्स कर रहा है, क्या कितना इंटरेस्ट उसको पड़ रहा है ऑलरेडी, क्या बिल्कुल तो नहीं है कि हम इसको पैसा लगाएंगे तो पहले इसका ये बहुत कर्जे में है। तो ये सारा कुछ बैंक्स भी आजकल अकाउंटिंग रेशियोज को एनालाइज करता है बैंक लोन देने के लिए। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, और प्लीज राइट डाउन इन द कॉपी। So these are the objectives of accounting ratios, that is reasons why we need accounting ratios. Accounting ratios का objectives क्या है, need of, अगर हमें need भी आ गया तो यही है। ठीक है जी। तो अब हम इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस करेंगे कि अकाउंटिंग रेशियोज में फ्लॉज क्या है। ये हमारा क्या होगा, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग रेशियोज की। पहली लिमिटेशन, फॉल्स रिजल्ट्स। चाहे हम जो मर्जी कह लें कि हमें अकाउंटिंग रेशियो हमें अच्छा डाटा प्रोवाइड करती है या हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, लेकिन अकाउंटिंग रेशियोज कई बार फॉल्स रिजल्ट्स भी शो करती है। क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं ये टोटली डिपेंडेंट किस पे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट हुई अगर उसमें फॉल्स डाटा हुआ तो हमें जो अकाउंटिंग रेशियोज के रिजल्ट्स भी मिलेंगे वो भी फॉल्स मिलेंगे। सो हमारा जो क्या कहते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें हेल्पफुल ऑब्जेक्टिव था, हेल्पफुल इसकी नीड थी, तो वो ही हमें खत्म हो जाएगी। अब हमें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें गलत बनाई हुई है किसी ने तो फॉल्स रिजल्ट्स ही हमें मिलेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं है। और इसके साथ रिलेटेड ही पॉइंट है, नॉट इंडिपेंडेंट मीन टू से डिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स। जैसे इसके साथ ही राइट हमें पता होगा। और थर्ड, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से आपको नहीं पता होगा विंडो ड्रेसिंग होता क्या है, मे भी कईयों को पता हो। विंडो ड्रेसिंग होता है कि जब हम, विंडो ड्रेसिंग इज इन सिंपल टर्म्स वी कैन से द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग अप ऑफ बुक्स। मीन टू से कुकिंग ऑफ बुक्स मीन्स वी आर मैनिपुलेटिंग द फिगर्स ऑफ आवर company or of our balance sheet, right? Window dressing, that is false statements in our balance sheet. That is not the actual position shown in our financial statements or books of accounts. That is, we are manipulating the figures, right? Up fourth point is depends on ability of users of accounting ratios। और सबसे बड़ी बात कि जब हम अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे तो अकाउंटिंग रेशियोज करने वाला जो बंदा है उसको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी की सारी उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या उसमें क्या एबिलिटी है और वो कैसे अकाउंटिंग रेशियोज को अपना मतलब का डाटा निकालेगा और करेक्टली अकाउंटिंग रेशियोज को अप्लाई करेगा। सो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, एबिलिटी ऑफ यूजर्स। ओके, हम फिफ्थ प्रैक्टिस करते हैं। पास्ट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। जो हमारा पास्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी इस साल बनी है उसके बिहाफ पे हम अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे, बट इट डजंट मीन कि अगर कंपनी के आज लॉसेस शो हो रहे हैं तो वो अगले साल भी लॉस शो करेगा या लॉस उसको होंगे, राइट? सो पास्ट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। अकाउंटिंग रेशियोज डिपेंड्स ऑन द पास्ट, राइट? ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है। जो हमारे पास ऑलरेडी फिगर्स हैं, जो हमने पिछले साल अर्न करा है, उसके ऊपर डाटा को लेकर ही हम अकाउंटिंग रेशियोज करते हैं, राइट? और हम एक और इसकी लिमिटेशन कर सकते हैं, हम लिमिटेड यूज। अकाउंटिंग रेशियोज का कोई वाइड यूज नहीं है, इसका थोड़ा सा लिमिटेड ही वो यूज है। हम इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास इसके ऑल्टरनेट्स नहीं है, मीन टू से अकाउंटिंग रेशियोज के ऑल्टरनेट्स नहीं है। सो ये थोड़ा सा अपना प्रॉज एंड कॉन्स हर एक चीज के होते हैं, ऐसे कॉन्स भी हैं। सो हम जब भी अकाउंटिंग रेशियोज करें, सो हमें अकाउंटिंग रेशियोज को वेरीफाई जरूर करना चाहिए। हमें अलग से टेक्निक्स लगाकर कंपनी के वेरीफाई करना चाहिए कि क्या हमारा वो जो डाटा है वो ठीक है, क्या कंपनी ठीक है, सब कुछ। सो हमें अपने टेक्निक्स लगाकर मतलब इंडिविजुअली अगर हम पूरे का पूरा डिपेंड हो जाए अकाउंटिंग रेशियोज पे तो मोस्ट प्रोबेबली फॉल्स रिजल्ट से दिखाएगा, क्योंकि हर एक कंपनी जो चलो रिनाउंड नहीं, बट कुछ कंपनीज जो होती हैं जो वो अपनी प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करती हैं या कुछ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करती हैं। So these are the basic limitations. So please write down in the copy. अब हमारा थियोरी पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली कवर्ड है।
इसमें आप जैसे मेन होता है ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आर सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? यू विल रीड फ्रॉम योर बुक. And limitations, right? We have done limitations, and if there is a theory question, then you have to write a points or 6-7 points of limitations and explain it in your own language, right? So advantages and disadvantages theory portion में cover होता है. एक uses, significance, advantages, right? और सेकंड होता है objectives. Objectives, there would be some similar points in objectives and significance. Okay, they are totally synonyms. Third, limitations. And definition of. ये थियोरी कवर में, थियोरी पार्ट में हमारा बस इतना है सिलेबस, राइट? अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकली अकाउंटिंग रेशियो चल पड़ेगा. मीन टू से 90%, 80 to 90% हमें प्रैक्टिकल सम ही आएगा, और हम थियोरी करके जाएंगे जरूर, ठीक है? 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में हमें थियोरी क्वेश्चन भी पूछता है कई बार एग्जाम में. सो थियोरी में सिर्फ इतना छोटा सा थियोरी है, इतनी थियोरी है, बस इतनी करनी है. इसके अलावा अब हम प्रैक्टिकल में आज थोड़ी सी इंट्रो करेंगे, थोड़ा सा हम बढ़ेंगे कि अकाउंटिंग रेशियोज के क्या मेथड्स के हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम थोड़ा बहुत करेंगे, और बाकी का हम अगले अपने लेक्चर में करेंगे. सो इतना थियोरी है. हम इसके बाद प्रैक्टिकल को समझते हैं. हम स्टेप्स, सबसे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले ये सिर्फ हम अब समझने के लिए कि हम सम कैसे करेंगे, किस स्टेप में करेंगे. सो स्टेप्स क्या होंगे अकाउंटिंग रेशियो को करते वक्त? हम पहला स्टेप क्या करेंगे? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ओके, रेलेवेंट डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पहले सिलेक्ट करेंगे, राइट? हम कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड सेकेंड स्टेप वुड बी कैलकुलेशन ऑफ appropriate ratio from the above data. हम पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एप्रोप्रिएट रेशियो को कैलकुलेट करेंगे जो हमें डाटा चाहिए. फिर हम जिस पर्पज से, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव याद होगा आपको बताया कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन. सो थर्ड स्टेप में हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज फ्रॉम आवर पास्ट एंड with others
अदर फर्म इंडस्ट्री। अब हम कंपैरिजन करेंगे, जो हमारी रेशियोज निकल के आई उसको हम अदर फर्म या विद इन द फर्म विद अदर फर्म, राइट, अदर कंपनीज और इंडस्ट्री, जो पर्पस था हमारा उसको फुलफिल करेंगे। एंड फोर्थ वन इज इंटरप्रेट करेंगे। फिर ये हमारे 4 स्टेप्स हैं। हम अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने से पहले, मेथड्स जानने से पहले हम ये सिनेरियो फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें दी होंगी, उसमें से हमें रेलेवेंट डाटा निकालना है। फॉर एग्जांपल हमें करंट रेशियो, चलो हम आगे करेंगे क्या होता है क्या नहीं, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, करंट रेशियो में हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो हम सीधा बैलेंस शीट में वो 2 चीजें उठाएंगे, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, बाकी के डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो चाहिए वो निकालेंगे, रेलेवेंट डाटा निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर उस रेशियो का मेथड लगा के, फॉर्मूला लगा के, फिर हम कंपैरिजन करेंगे अपनी रेशियो का अपनी इंडस्ट्री के बीच में, या अपने पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि पिछले साल में हमारी करंट रेशियो क्या थी या कोई रेशियो क्या थी XYZ, और आज हमारी क्या रेशियो है, हमने ग्रो किया है या हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ हम दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरेटिव में हम क्या, हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, तो हमारा वो भी होगा। अब इंटरप्रेट करेंगे उसके बाद रेशियोज को, राइट। सो दीज आर द 4 स्टेप्स, प्लीज राइट डाउन इन द कॉपी। ओके, अब हम प्रैक्टिकल में आने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज की, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइप्स कौन सी होती हैं अकाउंटिंग रेशियोज की, और उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर इन आवर क्लास +2, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर फ्यूचर आल्सो, when you go to the graduation, right, जब आप अपनी ग्रेजुएशन में भी जाओगे, जब आप उसके बाद अपने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करोगे, तो दिस चैप्टर अपने प्रोफेशन में भी जाओगे, तब आपको लाइफ लॉन्ग ये अकाउंटिंग रेशियोज और रेशियो एनालिसिस हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, राइट। सो और कुछ इसमें कोई फंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसके नॉर्मल सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, आपको एक बार फॉर्मूलाज में दिमाग में उठाने हैं, डाटा दिया होगा, आपको सिर्फ अपना फॉर्मूला अप्लाई करके अपना वो निकालना है। अब उसके बाद टाइप्स क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं टाइप्स, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। ब्रॉडली वी कैन से 4 टाइप्स होती हैं। और जो 4 टाइप्स पे कवर नहीं होता वो 5th टाइप में आ जाता है, मिसलेनियस करके। पहली हमारी होती है लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म solvency ratios। Second is activity turnover efficiency ratio। Activity turnover, या हम कह सकते हैं efficiency रेशियोज। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल वो टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लास्ट हमारे बट नॉट द लीस्ट मिसलेनियस रेशियोज।
हम बारी बारी करके, बहुत ही फॉर्मूलाज हैं, सो हम बारी बारी करके अच्छे से याद करेंगे। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होके धीरे धीरे करके हम फिफ्थ तक पहुंच जाएंगे। अपना अब हम फर्स्ट में जानेंगे जो लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं, उसमें हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, इनकी क्लासिफिकेशन इसकी फर्दर क्या है। ओके, सो प्लीज राइट डाउन एंड ड्रॉ दिस चार्ट इन योर कॉपी। पहली टाइप क्या थी हमारी, लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें हमें तीन फॉर्मूलाज सिर्फ होते हैं, तीन रेशियोज होती हैं। पहली करंट रेशियो, क्विक एसिड टेस्ट, और वी कैन से लिक्विड। Absolute liquid ratio, or we can say other name is cash ratio. ठीक है जी। अब जल्दी अब करेंगे कि करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है। करंट रेशियो में क्या नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स हमें पता है क्या होते हैं, आई होप अब आप प्लस 2 में आ गए हो, आपको पता हो करंट एसेट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक, कैश, इन्वेंट्री और स्टॉक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। Okay, prepaid expenses are of type of current assets, debtors, right? These all are current assets. Current liability क्या होती है, creditors, right? अपना bills payable, these are current liabilities। और इसका फॉर्मूला हम बैलेंस शीट दी होगी, बीच में करंट एसेट्स का टोटल करेंगे, करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो भी आया, फॉर एग्जांपल हमें 2 लाख दिया हुआ है, करंट 2 लाख हमारे आए करंट एसेट्स, ओके, और 1 लाख हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में। तो हमारी क्या रेशियो बनी, 2:1। एंड दिस इज द मोस्ट, अगर किसी कंपनी की 2:1 आती है तो ये हमारी रेशियो ही ठीक है। अगर इससे नीचे आती है तो कंपनी को कुछ करना चाहिए अपनी रेशियो लाने के लिए। इससे ऊपर आती है तो कंपनी अपनी लिक्विडिटी पोजीशन में है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। अगर इससे नीचे रेशियो जाती है, मीनू से 2:1 से नीचे जाती है इनकी रेशियो, तो इसके लिक्विड एसेट्स कम है, तो कंपनी को अपनी कंपनी लिक्विड नहीं है, कंपनी को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो अब इसमें हमने ये कर लिया, अ गुड सीआर, इसका वी कैन से
जो हमारी गुड सीआर होगी, गुड करंट रेशो होगी, वो हमेशा 2:1 होगी। 2:1 वाले रेशो को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कंपनी की 2:1 आती है करंट रेशो तो वो ठीक है, लिक्विड पोजीशन में है। अगर इससे ज्यादा आती है तो और बढ़िया, और उसमें और लिक्विडिटी है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो रही है तो दिक्कत है। ओके, सो लिख लीजिए अब करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला? क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, और we can say that quick liability। अब क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? जब हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब हम क्विक एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारे क्या बनता है? क्विक क्विक एसेट्स, राइट। और अगर बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, राइट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हमें लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो हम लिक्विड ये भी निकालनी पड़ेगी क्विक लायबिलिटीज। तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज का क्या फॉर्मूला होता है? क्विक लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। अगर हमें बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ, लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो हमारा ऑब्वियसली क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी फॉर्मूला है, तो हमारा क्विक रेशियो निकल आएगा। अब एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या क्या फॉर्मूला होता है? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है जी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला? एब्सोल्यूट, मैं आपसे पूछता हूं कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में नॉर्मल क्या फर्क होना चाहिए? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होता है वो कि जब हम बिल्कुल इमीडिएट हमें नीड है, राइट, इमीडिएटली हम उसको कैश कर सकते हैं, और इसलिए इसका नाम है कैश रेशियो। कैश रेशियो मीन टू से जो हमारे पास इमीडिएटली अवेलेबल है कि हम अभी चाहे 1 मिनट में हम उसको कैश कर सकते हैं। तो हमें एसेट्स में से कौन से एसेट उठाएंगे जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्टेबल हो? कौन कौन से कैश में कन्वर्टेबल? एक तो कैश इन हैंड तो होगा ही होगा, उसके बाद कैश एट बैंक, राइट। अब साथ में एक तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब बैंक से हम जब मर्जी पैसा निकाल सकते हैं, लिक्विड है, कैश इन हैंड। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हमारी सिक्योरिटीज है, शेयर मार्केट में हमारे पास पैसे हैं, मतलब शेयर्स है हमारे पास, अभी हम सेल करके अपने पैसे अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। सो ये तीन हमारे पास बन जाते हैं एसेट्स ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला कैश इन हैंड
प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब इसका एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट लायबिलिटी। सिंपल सा फॉर्मूला। सो आज हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा? हमने सीखा इंट्रोडक्शन कि रेशियो एनालिसिस क्या होती है, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती है, और साथ में हमने उसकी डेफिनेशन करी, ऑब्जेक्टिव्स करे, ठीक है जी, और वी कैन से एडवांटेजेस भी करी, लिमिटेशंस कर लिए। अब प्रैक्टिकल में हमने टाइप्स कर ली कि 5 तरह की होती है रेशियोज, और पहली टाइप हमने डिटेल में कर चुके हैं कि लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सब डिविजन्स क्या होती हैं। 3 तरह के फॉर्मूला होते हैं, करंट रेशियो, क्विक एसिड टेस्ट रेशियो, और वी कैन से दैट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो एंड कैश रेशियो। हमने तीनों के फॉर्मूलाज कर लिए। हमने ये भी पता कर लिया कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कैसे है, मतलब क्या कौन से फिगर्स लेनी है। क्विक एसेट्स में हमें क्या क्या लेना है। अब क्विक लायबिलिटीज अगर हमें ओवरड्राफ्ट दिया हो तभी हम क्विक लायबिलिटीज निकाल पाएंगे, अदरवाइज करंट लायबिलिटी लेंगे। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? जो इमीडिएटली कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट इज इमीडिएटली कैन बी लिक्विडेटेड। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड थर्ड वन इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो हमने ये सारे फॉर्मूला डिटेल में कर लिया, और इसके सम्स आप घर पे ट्राई करना, और सारे सम्स ये तीनों फॉर्मूला से इजीली आपके निकल जाएंगे। हम आने वाले क्लास में हम नेक्स्ट अपने इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें, ठीक है। मेजर पोर्शन हमारा थियोरेटिकल पोर्शन आज कवर्ड है, फर्स्ट हमारा मेथड भी कवर्ड है। हम बाकी के 4 मेथड्स लाके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन कमेंट ऑन this video and do subscribe our channel and share it as much as you can and like this video. Thank you so much.